तो बंगाल चुनाव को लेकर आ चुका है सबसे बड़ा सी वोटर सर्वे। जी हां, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है, सी वोटर सर्वे से इसका खुलासा हो गया है। ममता या फिर मोदी, बीजेपी या फिर टीएमसी, सत्ता पर काबिज कौन होगा। देखिए, सी वोटर सर्वे के ताजा आंकड़ों ने पूरी बंगाल की सियासत को हिला दिया है, तहस नहस कर दिया है सारे समीकरणों को, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषकों के तमाम विश्लेषण को। इसीलिए सी वोटर सर्वे पर ना सिर्फ आज हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि क्या है सी वोटर सर्वे का परिणाम, साथ ही आपको यह भी समझाएंगे कि क्या सी वोटर सर्वे को बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी चूंकि चुनाव को काफी वक्त बचा है, तो इस सर्वे के आधार पर क्या पार्टियां काम करके चुनाव परिणाम को बदल सकती हैं, क्या ऐसा संभव है, इस पर भी बात होगी। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, ये एक्साइटमेंट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि सर्वे में जो आंकड़े सामने आए हैं बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले हम बिना इधर उधर की बात किए आपको उस सर्वे के ताजा आंकड़े देते हैं। दरअसल सी वोटर सर्वे एक ऐसा सर्वे होता है जो लोगों से सवाल करता है कि वो किसकी सरकार चाहते हैं, और इस सवाल में वो जवाब छिपा होता है जिससे पता चलता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। तो ऐसा सर्वे पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में किया गया। तो जनता ने क्या कहा, जरा सुनिएगा गौर से। सबसे पहले लोगों के सामने जो प्रश्न रखा गया, उस प्रश्न को दोहराते हैं कि क्या आप राज्य सरकार बदलना चाहते हैं, क्या आप सरकार से नाराज है। यह सवाल किया गया पश्चिम बंगाल के लोगों से। अब जवाब में सुनिए क्या क्या आता है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है। तो वहां की जो 33% आबादी है पश्चिम बंगाल की, उनका जवाब है कि हाँ, हम गुस्सा हैं मगर सरकार को बदलना नहीं चाहते हैं। अब दूसरा जो आंकड़ा आता है वो है 22% का, 22.9% का, जिसमें लोग कहते हैं कि गुस्सा नहीं है, सरकार यही बनी रहे। मतलब कि वो ममता बनर्जी से बिल्कुल नाराज नहीं है और वो चाहते हैं कि सरकार ममता बनर्जी की बने। ऐसा चाहने वाले 22% लोग पश्चिम बंगाल के अंदर हैं। जो तीसरा आंकड़ा सामने आया है वो है 39% का, 39.1%, 39.1%, जहां पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं कि हम नाराज हैं ममता बनर्जी से, सत्ता हमको बदलनी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 40% पश्चिम बंगाल के लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं रहे। लेकिन आप अगर गौर करेंगे कि 33% और 22% दोनों जवाब ऐसे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार बनी रहे। इस लिहाज से देखा जाए तो ममता बनर्जी की सरकार बनती हुई आंकड़ों के हिसाब से दिख रही है, लेकिन बहुत बढ़िया फाइट बीजेपी दे रही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की मेहनत वहां दिख रही है। बहुत तगड़ी फाइट में है इस वक्त बीजेपी। 19-20 का यहाँ पर अनुमान आप लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। 4.7% पब्लिक ऐसी है जो फिलहाल कह रही है कि हमें नहीं मालूम है कि हम सरकार को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी को लाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं। यानी ये डाउटफुल है, अभी इनको संदेह है। चुनाव नजदीक आते आते हो सकता है कि ये अपना मन बना ले कि इनको किन्हें वोट करना है। अब देखिए, कुल मिलाकर एक बात साफ हो चुकी है कि सीधे 22% लोग चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में वापस आ जाए, लेकिन साथ ही साथ 33% ऐसे लोग हैं जिनकी नाराजगी ममता बनर्जी से तो है, लेकिन ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जो है सरकार में आ जाए। देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर आंकड़ा अगर आप देखेंगे 33% प्लस 22%, यानी ये हो गया 55% के लगभग। अगर इस लिहाज से देखें तो 55% लोग चाहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार सत्ता में आए, वहीं लगभग 40% लोग चाहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बने। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आंकड़ों का खेल है, क्या ये वाकई में चुनावी परिणाम हो सकता है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कुछ हेर फेर जरूर रहता है। चुनाव के नजदीक आते आते
काफी तथ्य बदल जाते हैं, लोगों के तर्क बदल जाते हैं, लोगों का मन भी बदल जाता है। काफी हद तक जो परिणाम होते हैं वो सर्वे के अनुसार सही साबित होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन चुनाव को चूंकि अभी अच्छा खासा समय बाकी है, तो पार्टियों की नई रणनीतियां किस तरह की रहेंगी, वो किस तरह से काम करेंगे, उस पर भी निर्भर करेगा चुनाव का परिणाम। अब देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ है कि मोदी और बीजेपी ममता बनर्जी को तगड़ी फाइट दे तो रही हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं, सत्ता में एक बार फिर से काबिज हो रही हैं, शेरनी की तरह दहाड़ती तो है ही। इस सर्वे को देखने के बाद उनका और ज्यादा मनोबल बढ़ गया होगा ममता बनर्जी का, और बंगाल के अंदर वो और पूरी धाक से चुनाव में उतर रही हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी कोई खेल कर सकती है, क्या बीजेपी इस सर्वे को गहराई से समझेगी, परखेगी और उसके बाद क्या कुछ बदलाव कर सकती है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल ऐसा बीजेपी कर सकती है। बीजेपी का फोकस उस 33% वोट पर रहेगा जो ममता बनर्जी से नाराज है, चाहता है कि ममता बनर्जी की सरकार बने, लेकिन गुस्सा भी है। अब इसी गुस्से को अगर बीजेपी टारगेट कर लेती है, देखिए 33% में अगर बीजेपी 20% को भी ये बताने में कामयाब होती है कि जो आपका गुस्सा है वो जायज है और इस गुस्से को आप वोट में भी तब्दील कीजिए, ममता बनर्जी के खिलाफ वोट करिए और सत्ता सरकार बदलिए, तभी आपकी जो मांगे हैं या जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान पश्चिम बंगाल के अंदर हो सकता है। आपके साथ बीजेपी ज्यादा मजबूती से खड़ी है। अगर ये बातें बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह की रणनीतियों के जरिए बंगाल के लोगों के जहन में बैठ जाएं, तो यकीन मानिए ये पूरा आंकड़ा बदल सकता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम बदल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 39 यानी लगभग 40% लोग चाहते हैं कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, मोदी की सरकार बने, और इसीलिए बीजेपी को काम सिर्फ 20% पर करना है, जिनकी नाराजगी टीएमसी से है, जिनकी नाराजगी ममता बनर्जी सरकार के कामकाज से है, उनके तौर तरीकों से है, जो किसी भी कारण से ममता बनर्जी से नाराज है, खुश नहीं है, उन्हें टारगेट करना है, उन्हीं वोटर्स पर बीजेपी को फोकस करना है और उन्हें अपने पाले में बीजेपी को लाना होगा। अगर बीजेपी ऐसा कर पाती है तो यकीन मानिए कि बंगाल के चुनाव परिणाम बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये सर्वे रियलिटी में कितना वर्क करते हैं, हकीकत में कितना ये काम करते हैं। तो मैं आपको बिहार ले चलती हूँ, जहां 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ और उससे पहले भी सी वोटर सर्वे बिहार में हुआ था। तो उस दौरान क्या सी वोटर सर्वे के आंकड़े आए थे, इससे आप बखूबी अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो सर्वे हो रहे हैं, ये जो सर्वे होते हैं, ये कितने असरदायक होते हैं और जनता की नब्ज को कितना मजबूती से ये टटोल पाते हैं और उसका असर कितना दिखता है। तो देखिए, अक्टूबर 2025 में ये सर्वे सामने आया था और इस सर्वे के अनुसार जो है बीजेपी और जदयू को बिहार की 40% आबादी समर्थन दे रही थी, वोट कर रही थी। महागठबंधन को 38% के लगभग वोट कर रही थी। जन सुराज को लगभग 13% वोट कर रही थी। ये सर्वे के आंकड़े हैं। जो अन्य है वो 8.2% के लगभग लोग हैं। अब आज इसमें गौर करिएगा, क्योंकि बीजेपी और जदयू को मिलाकर 40% से ज्यादा लोग वोट कर रहे थे और देखिए परिणाम यही हुआ कि 40% से ज्यादा लोगों ने वोट किया और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार, बीजेपी जदयू की सरकार बनी। जदयू 85 विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, बीजेपी 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई और राजद और कांग्रेस काफी पीछे चली गई। कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली और आरजेडी 25 सीटों पर निपट गई। इस सर्वे में जनसुराज को भी 13.3% लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन यहीं पर ये आंकड़ा जो है मात खा गया, क्योंकि जनसुराज का एक भी विधायक जीत कर नहीं आया। जनसुराज का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो बहुत अच्छे मार्जिन से जो है आगे बढ़ा हो। वोट जरूर हासिल किया जनसुराज ने, काफी हद तक
माहौल बनाया, मीडिया की सुर्खियों में रहे, लोगों की जबान पर रहे, चर्चा में खूब रहे, लेकिन वोट में तब्दील वो नहीं कर पाए इस समर्थन को। और इसी वजह से जो सर्वे के वक्त आंकड़ा आ रहा था, यानी जो सर्वे लगभग 20-25 दिन पहले हुआ था, परिणाम के दिन वो सर्वे जो है नहीं दिखा ग्राउंड पर, क्योंकि वोटिंग के दिन या वोटिंग के आसपास 2-4 रोज पहले जनसुराज काफी ढीली पड़ गई थी और जमीन पर जितना माहौल बनाया था वो वोट में तब्दील नहीं कर पाई थी। इसलिए ये जो 13% है वो एकदम से गोल हो गया था और इसका काफी हद तक जो वोट था वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया था, कुछ वोट एनडीए की तरफ भी शिफ्ट हुआ था। अब देखिए जो 8% वोट था जिसमें कोई राय नहीं थी, ये 8% बड़ा खेल कर गया था AIMIM, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, उसने भी अच्छी खासी सीटें जीत ली थी। 6 विधायक AIMIM के भी जीत कर आए थे और यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया था बिहार के अंदर। तो सी वोटर सर्वे ने यह बताया था बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। सी वोटर सर्वे ने यह बताया था कि लगभग 38% वोट महागठबंधन को मिल रहा है। 38% लोग जो है महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव पहले नंबर पर चर्चा में बने हुए थे, दूसरे नंबर पर यहाँ जनसुराज के प्रशांत किशोर का नाम चल रहा था, सम्राट चौधरी का नाम तीसरे नंबर पर चल रहा था, नीतीश कुमार का नाम भी तीसरे नंबर पर चल रहा था। लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ये सारे समीकरण बदले और जनता ने पहली पसंद नीतीश कुमार को फिर बनाया। और उसके बाद आप देखिए कि जो प्रशांत किशोर काफी हाई फाई थे वो एकदम नीचे चले गए। तेजस्वी यादव जो काफी ऊपर दिख रहे थे सीएम कैंडिडेट के रूप में, वो भी एकदम नीचे धड़ाम से चले गए। तो चुनाव के नजदीक आते आते परिणामों में बदलाव होता है। अब इसमें दो तरह से बदलाव की गुंजाइश होती है। पहली गुंजाइश ये होती है कि सर्वे के दौरान या तो सारे लोगों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में सर्वे उतने सटीक नहीं हो पाते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि जब पार्टियां देखती हैं कि सर्वे में क्या सामने आ रहा है तो वो और मेहनत करती हैं। जैसे कि एनडीए ने देखा कि उसे महज 40% अभी समर्थन मिल रहा है, तो एनडीए ने और ताकत झोंक दी और ग्राउंड पर काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि उसकी यहाँ बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनी। 202 विधायक, जी हाँ 202 विधायक जीत कर आए और इन विधायकों के साथ बिहार में एनडीए की सरकार बनी। ठीक यही जो है तरीका बंगाल में बीजेपी अपना सकती है, क्योंकि बीजेपी को दिख रहा है कि 40% लोग यानी 39 जो है 1% लोग बंगाल में बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं कि आप सरकार बना लीजिए, आप सत्ता में आ जाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अब बीजेपी को जो कमी पड़ रही है वो महज 15% से लेकर 20% वोट की पड़ रही है। तो ये 15 से 20% का जो आंकड़ा है बीजेपी इसे जुटा सकती है। जो टीएमसी से नाराज लोग हैं, 33% लोग हैं, जो ये 33% वोट है, उन लोगों का वोट बीजेपी अपनी तरफ शिफ्ट करवा सकती है अगर बीजेपी और मेहनत करे बंगाल के अंदर। लेकिन हाँ, ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देखेंगे कि ये सारा आंकड़ों का खेल है और इस आंकड़ों के खेल में बड़ी बाजीगरी होती है। निश्चित रूप से टीएमसी के बड़े बड़े जो नेता हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पार्टी के रणनीतिकार हैं, वो भी इन पर काम कर रहे होंगे कि भैया जो टीएमसी के नाराज लोग हैं, जो टीएमसी से नाराज वोटर्स हैं, उनको वापस कैसे बनाया जाए। कहीं ये जो है AIMIM की तरफ, कांग्रेस की तरफ, लेफ्ट की पार्टियों की तरफ शिफ्ट ना हो जाए नाराजगी की वजह से। तो इस पर भी टीएमसी के लोग काम कर रहे होंगे, निश्चित रूप से काम कर रहे होंगे। और किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी नहीं चाहेंगी कि जो 33% लोग उनसे नाराज हैं वो टूटकर किसी और दल को वोट करे और उनकी सत्ता चली जाए बंगाल में, तो वो भी काम करेंगे। बीजेपी के हाथ में ये बड़ा मौका लगा है, तो बीजेपी जरूर चाहेगी कि इस मौके को वो वक्त रहते भुना ले, वोटिंग से पहले भुना ले, ताकि ये परिणाम में तब्दील हो पाए। वही मौका इस बार कांग्रेस के पास भी है, मौका लेफ्ट के पास भी है,
ओवैसी के पास भी है। क्योंकि आप देखिए कि बंगाल में अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 27 से लगभग 30% मुस्लिम आबादी है, अच्छी खासी वहां पर जनसंख्या ऐसी है जो मुस्लिम वोटर्स की है, और मुस्लिम वोटर्स को टीएमसी का वोटर्स माना जाता है, लेकिन उनका रुझान जो है कांग्रेस की तरफ भी रहा है, ओवैसी की तरफ बहुत अच्छा रुझान बिहार में दिखा। क्योंकि बिहार में आपने देखा कि जो 17% आबादी मुस्लिम की थी, उसमें से बहुत सारे लोग चाहते थे कि आरजेडी का विकल्प उनको मिले, लोग जनसुराज की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भैया जनसुराज जीत नहीं रही है, चुनाव ग्राउंड पर नहीं दिख रही है, तो सारे के सारे वोटर्स ने एक मन बनाया और बड़ी संख्या में लोगों ने ओवैसी को वोट दिया, AIMIM को वोट दिया बिहार के अंदर। ठीक ऐसे ही बंगाल के अंदर भी हो सकता है, जैसे कि बिहार में तेजस्वी का विकल्प लोग खोज रहे थे, मुस्लिम वोटर्स को चाहिए था कि तेजस्वी की जगह कोई और विकल्प मिले, कांग्रेस का कोई विकल्प बढ़िया मिल जाए, जनसुराज में प्रशांत किशोर कुछ बढ़िया कमाल कर जाए, तो खोज रहे थे विकल्प, नहीं मिला तो ओवैसी की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस वजह से आरजेडी की बड़ी हार हुई, कांग्रेस की बड़ी हार हो गई, महागठबंधन बहुत कुछ बढ़िया नहीं कर पाए और बहुत बुरे परिणाम महागठबंधन के लिए रहे। ठीक ऐसे ही आप देखेंगे कि बंगाल के ये जो नाराज वोटर्स है, इसमें अगर बड़ी संख्या, ये जो 33% नाराज वोटर है, इसमें अगर बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी की होगी तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि इनके पास विकल्प होगा। क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो ना चाहते हुए भी उन्हें AIMIM की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल में विकल्प है, ममता बनर्जी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो ममता बनर्जी को वोट ना देकर वहां के वोटर से कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, AIMIM को वोट दे सकते हैं, और इसकी वजह से ममता बनर्जी का जो आंकड़ा 55% जीत का पहुंच रहा था वो घट सकता है, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को भी पहुंच सकता है। यानी कि अगर 33% में नाराज वोटर्स सीधे सीधे बीजेपी को वोट ना भी करे, वो इधर उधर वोट कर दे, AIMIM को वोट कर दे, लेफ्ट को वोट कर दे, कांग्रेस को वोट कर दे, टीएमसी को बस वोट ना करें, तब भी बीजेपी को फायदा हो सकता है और बीजेपी की बंगाल में सरकार बन सकती है। तो देखिए ये आंकड़ों का खेल होता है, और इन्हीं आंकड़ों पर जो है सत्ता बनती भी है, बिगड़ती भी है, गिरती भी है, सस्ती भी है, संवरती भी है। तो कुल मिलाकर बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं रहेगा। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, फिर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को परिणाम सामने आएंगे। तो 2 चरणों में जब चुनाव होता है, चूंकि बिहार में भी 2 चरणों में चुनाव होना था, तो जो एक परसेप्शन क्रिएट रहता है, जनता के मन में एक मूड बना रहता है, वो मूड बदलता नहीं है। जब चुनाव जो है 4 से 5 चरणों में होता है, तो क्या होता है कि पहला और दूसरा चरण एक हवा में चला जाता है, लोगों का जो मूड होता है वो एक तरफा होता है। फिर लोग परखते हैं नेताओं के एटीट्यूड को, उनके बर्ताव को, रैलियों में वो क्या बोल रहे हैं, जनता के बीच जाकर किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि तीसरा चौथा चरण जो है थोड़ा बदल जाता है, लोगों का मूड भी बदल जाता है, और ऐसे में परिणाम काफी हद तक आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बंगाल का चुनाव है वो इस बार सिर्फ 2 चरणों में रखा गया है, जैसे कि बिहार का। यानी एक बार जो जनता मूड बना ले, जो एक बार जनता मन बना ले, टीएमसी हो चाहे बीजेपी हो या जो पार्टियां हो, जो अपने वोटर्स को मजबूती से खड़ा कर दे, वो वोटर बहके नहीं, इधर उधर ना करे। और इस वजह से ये 2 चरण जो है बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी किसी भी पार्टी को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा कि वोटिंग के दौरान जो है पहले चरण के बाद जो है खेल करे, कुछ ऐसी हवा चला दे, बहुत ज्यादा मौका नहीं रहेगा। तो जो भी काम करना होगा दोनों पार्टियों को, खास तौर पर टीएमसी को और बीजेपी को, वो 23 अप्रैल से पहले पहले करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो मौका हाथ में नहीं लगेगा। और ऐसे में बाकी पार्टियों के पास भी बहुत अच्छा चांस है कि वो इसे भुना लें और बंगाल में अपनी सियासत को मजबूत करें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वोटर्स जो है कुछ बदलाव चाहते हैं, और इस बदलाव की बयान अगर बंगाल में कुछ अलग तस्वीर लेकर आती है तो ये काफी अलग चुनाव परिणाम लेकर सामने आ सकते हैं। खैर कुल मिलाकर
पश्चिम बंगाल में काफी कुछ होने जा रहा है और इस परिणाम में ये सर्वे कितना असरकारी होगा, इसका कितना सटीक परिणाम जो है, इसका सर्वे जो है कितना सटीक परिणाम से मेल खाएगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद यही करते हैं कि बंगाल में बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से चुनाव हो। बंगाल की राजनीति से जुड़ी और भी तमाम ऐसे एनालिसिस और वीडियो हम जरूर लाते रहेंगे। नमस्कार।